हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेएमआरसी यानी कि जयपुर मेट्रो के लिए मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का जो ओल्ड पेपर है, यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी का जो पिछला पेपर हुआ था यानी कि ओल्ड पेपर हुआ था, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, उसने पिछली बार जो ऑफलाइन एग्जाम्स लिया था उसका ये पेपर, और दोस्तों उसने किस तरह का जो पेपर है वो बनाया था और एग्जाम से दिया था। आप इस वीडियो के माध्यम से जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का जो ओल्ड पेपर है वो जानोगे और उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन आए थे वो भी आप इसमें देखोगे। और दोस्तों इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है जो वापस रिपीट होने के पूरे चांस है। यानी कि दोस्तों जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का है या फिर जो ट्रेन ऑपरेटर के जो मैंने पेपर अपलोड किए थे, उनमें से कई नॉन टेक्निकल पार्ट के जो क्वेश्चन है और जो टेक्निकल पार्ट के जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हुए थे हाल ही में मेंटेनर के एग्जाम्स में। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में से भी काफी जो क्वेश्चन है वो जेएमआरसी के इलेक्ट्रीशियन के पेपर में रिपीट होंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो मैंने आपके लिए खास तौर से तैयार किया है। और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए यानी कि जेएमआरसी का जो एग्जाम्स है इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर का, उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देख करके जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जो जेएमआरसी का ओल्ड पेपर है। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हो ये पुराना यानी कि ओल्ड पेपर है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसका। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्थिर रहता है। यानी कि दोस्तों जो बंद परिपथ होता है उसमें वोल्टता और जो धारा का अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो होता है घटता है। यानी कि दोस्तों तापक्रम में अगर वृद्धि होती है तो जो कार्बन होता है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दोस्तों 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचालित करने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस तरफ जो अंग्रेजी के क्वेश्चन है उन्हें भी देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जो चौथा क्वेश्चन है, और दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि एमकेएस तंत्र में बल की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। यानी कि जो एमकेएस प्रणाली होती है उसमें जो बल की इकाई है दोस्तों वो न्यूटन होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें पांचवा, एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति पर प्रचालित किया जाता है। तो दोस्तों उसमें श्रृंखला में आबद्ध अतिरिक्त प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 150 ओम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, सोल्डर हेतु किस प्रकार का फ्लक्स उपयोगी होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है रेजिन। यानी कि सोल्डर करने के लिए जो रेजिन होता है उस तरह का जो फ्लक्स है वो प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जो 7वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 7वां क्वेश्चन है उसमें बताया गया है यानी कि इसमें दिया गया है कि एक उद्योग में 2200 वाट के प्रकाश भार की संख्या 100 है, तो वांछित उप परिपथों की संख्या कितनी होगी। तो राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर इसका राइट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आर्क को घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। यानी कि चालकों के मध्य जो उत्पन्न किया हुआ आर्क होता है उसे हटाने के लिए प्रतिरोध को क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका कार्बन। यानी कि जो शुष्क सेल होता है उसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो दोस्तों कार्बन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है हाइड्रोमीटर। यानी कि दोस्तों बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों में जो 11वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 11वां जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर पे, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों कुंडली में धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा न्यूटन सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों जो एसआई इकाई होती है उसमें डीसी मोटर के बल आघूर्ण की जो इकाई है वो न्यूटन सेंटीमीटर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां, आरएल श्रृंखला परिपथ द्वारा प्रस्तावित कुल विरोध कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रतिबाधा। यानी कि आरएल श्रृंखला परिपथ द्वारा जो प्रस्तावित कुल विरोध होता है वो प्रतिबाधा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 14वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 14वें क्वेश्चन में है इसमें दोस्तों परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है चौक। यानी कि दोस्तों जो भी परिपथ होता है उसमें प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 15वां, शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्नलिखित में से एक विषम है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें V/I। ये क्या है, एक तरह से विषम है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां,
चालकत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा म्हो, यानी कि जो चालकत्व की इकाई है वो म्हो होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 17वां क्वेश्चन है और दोस्तों 17वें क्वेश्चन में है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि एक उच्च गति वाले टर्बो अल्टरनेटर में 4 ध्रुव हैं और यह 1500 आरपीएम की चाल पर घूमता है। तो दोस्तों इसकी आवृत्ति क्या होगी? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों 50 हर्ट्ज, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 18वां क्वेश्चन है, संप्रेषण लाइनों के उप स्टेशन छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में कौन सा आबद्ध प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा डेल्टा स्टार, यानी कि दोस्तों संप्रेषण लाइनों के उप स्टेशन के छोरों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में जो है डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 19वां क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के शून्य बाहर हानि में 2 अवयव हैं, तो वह एडी धारा एवं हिस्टैरिसीस हानियां है। तो दोस्तों किस हिस्से में हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा? तो दोस्तों वो होगा कोर में, यानी कि कोर में जो हिस्टैरिसीस है वो उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो 20वां क्वेश्चन है और दोस्तों 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि इसमें दिया गया है कि कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा स्वप्रेरण, यानी कि दोस्तों जो स्वप्रेरण सिद्धांत है वो ट्रांसफार्मर उपकरण को क्या बनाता है? कार्यशील बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें 21वां, 10 HP त्रिकलाट 415 वोल्ट वाली पिंजरी प्रेरण मोटर की फ्यूज रेटिंग क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप एक बार अपने जो बुक है उसमें मिला करके देख ले। तो दोस्तों इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका जो राइट आंसर है एक बार अपनी जो आप बुक है उसमें मिला करके देख ले कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो। और दोस्तों ये जो वीडियो है बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको केवल और केवल जो जीएमआरसी है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पता चल जाए और किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके काम आए। और दोस्तों इन क्वेश्चंस में से कई जो क्वेश्चंस है वो जीएमआरसी में वापस रिपीट होते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो मैंने पेपर रिव्यू का जो वीडियो है अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में जीएमआरसी के एग्जाम से रिपीट हुए हैं, और हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में से भी कई जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, एक मोटर में एकल कला वाली प्रिवेंटर बार बार ट्रिप होती है तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अनुचित कला अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 23वां क्वेश्चन है और दोस्तों 23वें क्वेश्चन में है, इसमें दोस्तों स्थायी धारित्र मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से जो राइट आंसर है वो एक बार आप अपनी जो बुक है उसमें मिला करके देख ले, यानी कि उसमें चेक कर ले कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, छायांकित ध्रुवीय मोटर में कला विस्थापन घटित होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शेडिंग रिंग्स के द्वारा, यानी कि जो छायांकित ध्रुवीय मोटर है उसमें जो कला विस्थापन है वो शेडिंग रिंग्स के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, अति वोल्टता संरक्षण हेतु किस प्रकार का प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा वेरिस्टर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 26वां क्वेश्चन है और दोस्तों 26वें क्वेश्चन में है, इसमें दोस्तों एक सेतु रेक्टिफायर परिपथ में ट्रांसफार्मर द्वितीयक वोल्टता Vrms 30 वोल्ट है, तो डीसी निर्गत वोल्टता क्या है? तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है और चारों में से एक बार अपना इसका जो राइट आंसर है वो देख ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 27वां, एक सेतु रेक्टिफायर में आगत एवं निर्गत आबंधन अदले बदले जाते हैं तो आपूर्ति को स्विच ऑन करने पर क्या घटित होता है? और दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो है वो आप इसमें से एक बार चेक कर ले कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 28वां, एक एचसीआर इसकी दशा के लिए किससे परीक्षण किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है 1 ओम मीटर के लिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 29वां क्वेश्चन है और दोस्तों 29वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों वो है पोर्सलेन मृदा के, यानी कि जो लाइन इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सलेन मृदा के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 30वां क्वेश्चन है और दोस्तों 30वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वोल्टता विनियमित शक्ति आपूर्ति में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जीनर डायोड। और दोस्तों इस तरफ जो अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है उसमें एक बार आप देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि दोस्तों जो जीनर डायोड होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कार्य में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां, एक अल्टरनेटर 50 की आवृत्ति पर अभिकल्पित किया जाता है तो इसमें 8 ध्रुव हैं, तो अल्टरनेटर की गति क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 750 आरपीएम। फिर दोस्तों इसमें 32वां, लंबी दूरी की लाइनों हेतु वोल्टता का मापन होता है तो वो होता है किलोवाट में, यानी कि दोस्तों जो लंबी दूरी की जो लाइनें डाली जाती है उनमें जो है वोल्टता का जो मापन है वो किलोवाट में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 33वां क्वेश्चन है और दोस्तों 33वें क्वेश्चन में है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है वेबर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई वेबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 34वां, यदि डीसी पार्श्वपथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आबंधन व्युत्क्रमी किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों वो है मोटर की गति बदल दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35वां, डायनामोमीटर प्रकार के वोल्टमीटर में कौन सी कुंडली 2 भागों में बांटी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धारा कुंडली में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 36वां क्वेश्चन है और दोस्तों 36वें क्वेश्चन में है कि जब एक विद्युत आयरन को मिगर पर टेस्ट करते हैं तो मिगर का पठन अनंत होता है तो यह सूचित करता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा उसमें तंतुओं का मुक्त परिपथ सूचित करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37वां, विद्युत केतली का भूदोष परीक्षण के लिए मिगर शून्य पठन करता है तो दोस्तों यह क्या सूचित करता है? वो करता है दोस्तों मुक्त
परिपथ को। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 38वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 38वें क्वेश्चन में है कि ऊर्जा मीटर 600 चक्रण गति किलोवाट हॉर्स पर स्थिर है, यानी कि प्रति किलोवाट हॉर्स पर। तो यदि मीटर 20 सेकंड में 10 चक्रण करता है तो किलोवाट में भार क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.5 किलोवाट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, यानी कि 40वां इसमें दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों अल्टरनेटर के घुंडक में होता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 3 स्लिप रिंग से, यानी कि जो अल्टरनेटर होता है उसके घुंडक में 3 स्लिप रिंग से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां, 4 ध्रुव वाले अल्टरनेटर जो कि 1500 आरपीएम पर चल रहा है उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों राइट आंसर है 50 हर्ट्ज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा आसमानी बिजली गिरने पर ट्रांसफार्मर को पहुंचने वाली शक्ति से रोकथाम करता है? तो दोस्तों राइट आंसर है हॉर्न गैप, यानी कि दोस्तों अगर आसमानी बिजली ट्रांसफार्मर पर गिरती है तो ट्रांसफार्मर को जो हॉर्न गैप है वो क्या करता है? उस क्षति से बचा लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 43वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी तरफ 100 लपेट है उसमें 200 वोल्ट की एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों 400 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त करने के लिए द्वितीयक तरफ में लपेटों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें 200। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 44वां क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? वोल्टता बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां, उच्च वोल्टता संप्रेषण लाइनों में सर्वाधिक शीर्ष चालक क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भूचालक, इसका क्या होगा? शीर्ष चालक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 46वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 46वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए एवं बी के मध्य समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि दोस्तों इसमें ए और जो बी बिंदु दिया गया है इनके मध्य का जो समकक्ष प्रतिरोध है वो पूछा गया है, वो होगा दोस्तों 12.4 ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47वां, आर पार आबद्ध किए जाने पर प्रेरकत्व भार का शक्ति गुणक निम्नलिखित में से किसे सुधारेगा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा धारित्र को यह सुधारने का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां जो क्वेश्चन है, और इसमें है दोस्तों जब प्रतिरोध का एक समुदाय श्रृंखला में आबद्ध हो तो संयुग्म का समकक्ष प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग, ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 49वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर है d के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50वां, डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? धारा को सीमित करने के लिए, यानी कि दोस्तों डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने के लिए जो सलाह दी जाती है वो धारा को सीमित करने के लिए सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51वां, कोर में हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम की जा सकती है, तो दोस्तों राइट आंसर है कोर को लेमिनेट करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 52वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 52वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि किस में घटित होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है वाइंडिंग में, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ताम्र हानि होती है वो वाइंडिंग्स में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53वां, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है आर्द्रता रोकना जब बाहरी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ब्रीथर होता है वो क्या कार्य करता है? वो आर्द्रता को रोकने का कार्य करता है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर में जो बाहरी जो वायु होती है वो प्रवेश करती है तो वो उसे रोकने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां, एक डायोड अगर अभिनति होती है यदि एनोड कैथोड के संदर्भ में धनात्मक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 55वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 55वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि दिए गए डीसी मोटर में इसका पश्च ईएमएफ निर्भर करता है, तो दोस्तों राइट आंसर है फ्लक्स एवं गति पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56वां, एक त्रिकला तारा आबद्ध परिपथ को त्रिकला 400 वोल्ट आपूर्ति तंत्र द्वारा भरण किया जाता है तो कला वोल्टता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 400/√3, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 57वां क्वेश्चन है, 3 धारित्र प्रत्येक 2 माइक्रोफेरेड वाली श्रृंखला में आबद्ध है तो उनकी कुल धारिता बराबर होगी, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 3/2 माइक्रोफेरेड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 58वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 58वें क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें दोस्तों डीसी आपूर्ति हेतु प्रेरकत्व प्रतिघात का मान बराबर है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 0, यानी कि दोस्तों डीसी आपूर्ति हेतु जो प्रेरकत्व प्रतिघात होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59वां, ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है, तो दोस्तों राइट आंसर है 0/सती, यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर पर जो मुक्त परिपथ है वो क्या परीक्षण देता है? वो देता है 0/सती का परीक्षण देता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 60वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 60वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध जो उसी पदार्थ का बना हुआ है पहले तार का 4 गुना लंबा है एवं क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या होगा? आधा होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है 80 ओम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61वां, फ्लेमिंग बायां हस्त नियम लागू होता है, तो दोस्तों राइट आंसर है मोटर पर, यानी कि जो फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम है वो मोटर पर लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 62वां,
त्रिकला प्रेरण मोटर में घूर्णक आगत प्रति कला 5 किलोवाट है, तो मोटर 5% स्लिप पर चल रही है, तो दोस्तों घूर्णक ताम्र शक्ति प्रति कला होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो एक बार आप चेक कर ले, यानी कि मिला करके देख ले। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 63वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 63वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर में विकसित बल आघूर्ण निर्भर करता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र एवं आर्मेचर धारा पर। यानी कि दोस्तों जो डीसी मोटर है उसमें विकसित बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र एवं आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 64वां, जब एक त्रिकला तुल्यकालिक मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका शक्ति गुणक क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका पश्च होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65वां, भार गुणक बराबर होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है औसत मांग बटे अधिकतम मांग, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 66वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 66वें क्वेश्चन में है कि डीसी पार्श्वपथ मशीन में परिवर्ती हानियां होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पार्श्वपथ क्षेत्र ताम्र हानियां, ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसमें जो 67वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वोल्टमीटर का प्रास निम्नलिखित द्वारा आबद्ध करके बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68वां, इकोनोमाइजर में भरण जल निम्न स्वरूप में होता है, तो दोस्तों राइट आंसर है इसका उच्च दाब पर वाष्प है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 69वां जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 69वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 सेल प्रत्येक ईएमएफ 2.1 वोल्ट वाली श्रृंखला में आबद्ध है, यदि सेलों का कुल प्रतिरोध 0.6 ओम है तो 12 ओम की बाहरी बाहर प्रतिरोध में धारा क्या होगी। तो दोस्तों इसमें भी जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप एक बार इसका राइट आंसर मिला करके देख ले। अब दोस्तों 17वां क्वेश्चन यानी कि 70, लूप परीक्षण किसे जानने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट दोष को, यानी कि जो लूप परीक्षण है वो शॉर्ट सर्किट दोष को जानने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71वां, प्रत्येक 1 ओम के 5 प्रतिरोध उपलब्ध है, इन सभी को संयोजित करने पर न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 1/5 ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 72वां क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 1 जूल के, यानी कि दोस्तों 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73वां, ज्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका क्या है, तो दोस्तों वो है तेलीय शीतलन, यानी कि दोस्तों जो अधिकांश जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो शीतलन होता है वो तेलीय शीतलन प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74वां, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है प्राविद्युत सामर्थ्य क्या होता है, घटता जाता है, यानी कि दोस्तों आर्द्रता बढ़ने पर प्राविद्युत सामर्थ्य घटता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75वां, डीसी मशीन में ब्रश प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धारा के प्रवाह को मार्ग प्रदान करने के लिए, यानी कि दोस्तों डीसी मशीन में ब्रश धारा के प्रवाह को मार्ग प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 76वां, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या स्तर होना चाहिए, तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट से भरा होना चाहिए ताकि कोई वायु अंदर ना जा सके, यानी कि दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना भरा हुआ होना चाहिए, तो यानी कि दोस्तों वो इतना भरा हुआ होना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी वायु जो है जो लेड एसिड बैटरी में इंटर ना हो सके। तो दोस्तों ये जो पार्ट था वो टेक्निकल का पार्ट था, और दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर के लिए काफी फायदेमंद पार्ट साबित होगा, और इसमें से दोस्तों कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। अब दोस्तों जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है, और इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान और जो सामान्य विज्ञान है वो आएगा। तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो सीआरए और इलेक्ट्रिशियन यानी कि दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, और इसे दोस्तों आप एक बार अच्छे से पढ़ करके जाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, H2O2 के अपघटन के दौरान किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा MnO2 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 67वां, लूनी नदी निम्न में से किस क्षेत्र से निकलती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजमेर, यानी कि दोस्तों जो लूनी नदी है वो अजमेर जिले से निकलती है। अब दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन है और उसमें है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के संबंध में गलत है, यानी कि दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है और 3 ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसे सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, यानी कि दोस्तों ये जो कथन है वो गलत है, और इसमें जो बाकी के कथन है यानी कि यह एक 9 मंजिला टावर है ये भी सही है, यह एक 37 मीटर ऊंची इमारत है ये भी सही है, और इसे 1440 में मुसलमानों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था ये भी सही है, यानी कि इसमें ये ऑप्शन गलत है, तो ये राइट आंसर इसका होगा, यानी कि ये कथन गलत है लेकिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें केरोसिन के अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो दोस्तों केरोसिन के जो अणु होते हैं उसमें 10 से 14 कार्बन परमाणु होते हैं। अब दोस्तों इसमें अगला जो क्वेश्चन है यानी कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसों काम का वर्णन नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें बी, यानी कि इसमें चुंदरी सहित जटिल टाई और डाई का बंधनी डिजाइन शामिल है, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये कथन गलत है, और ये जो बाकी हैं वो जो है वो गैसों से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 71वां क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुएं नई होने पर चमकदार होती है लेकिन खुले वातावरण में लंबे समय तक रहने पर इसके ऊपर एक हरे पदार्थ की परत चढ़ जाती है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका कॉपर कार्बोनेट। यानी कि दोस्तों कोई भी तांबे की वस्तु है वो नई होती है तब तो चमकदार होती है, लेकिन जब उसे हम खुले वातावरण में रखते हैं तो उस पर एक हरे रंग का जो पदार्थ है वो चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों कॉपर कार्बोनेट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वो है वाणिज्य और उद्योग चैम्बर 28/3/1949 में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में कहां पर है? तो दोस्तों वो है जयपुर में। यानी कि दोस्तों जो वाणिज्य और उद्योग चैम्बर 28/3/1949 में पंजीकृत हुआ था और यह एक क्या है? सार्वजनिक कंपनी है, लेकिन इसका जो कार्यालय है वो राजस्थान में जयपुर जिले में है और जयपुर जिले के जयपुर शहर में है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 73वां क्वेश्चन है और दोस्तों 73वें क्वेश्चन में कि जब परिवार का कोई सदस्य अलग होता था तब कौन सा कर देना पड़ता था? तो दोस्तों राइट आंसर इसका धुनवा कर। यानी कि पहले के वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो रहा है तो उसे धुनवा कर देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 74वां क्वेश्चन है और दोस्तों 74वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिल्क रेशम में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है फिब्रोइन। यानी कि जो सिल्क होता है यानी कि जो रेशम होता है उसमें फिब्रोइन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोटा किस प्रकार की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डोरिया साड़ी। यानी कि दोस्तों कोटा में सबसे ज्यादा डोरिया साड़ियां बनाई जाती है और यह जो है डोरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76वां जो क्वेश्चन है और दोस्तों 76वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.5 एम्पियर का एक बिजली का जो बल्ब है वो 120 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है और बल्ब की पावर इनमें से क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 60 वाट। ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जैव विविधता हॉटस्पॉट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों की उच्च प्रतिशतता शामिल होती है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अगले क्वेश्चन में दोस्तों इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है दोस्तों कैसे एक सकारात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा अवरोध को घटाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उस कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिन्हें वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका खाद्यान्न से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें और उसमें पूछा गया है दोस्तों इसमें है कि करंट की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है एम्पियर। यानी कि दोस्तों करंट की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनवरी 2017 तिथि के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है कल्याण सिंह। लेकिन दोस्तों अब की बार जो है वो जैसे 2019 या 2020 या 2021 के दौरान जो राज्यपाल के बारे में पूछ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें और अगले क्वेश्चन में इसमें है दोस्तों कौन सा नियम विद्युत प्रभावन बल की दिशा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम। यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो विद्युत प्रभावन बल की दिशा को क्या करता है? उसे प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अगले क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा गया है और इसमें पूछा गया है दोस्तों बीकानेर और चूरू जिलों के जसनातीस किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर है अग्नि। यानी कि दोस्तों बीकानेर और जो चूरू जिले में जो जसनाती संप्रदाय होता है वो अग्नि नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो उसमें पूछा गया दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि पशुपालन क्या है? और दोस्तों एक सरल क्वेश्चन है ये कि पशुपालन होता क्या है? राइट आंसर इसका दोस्तों मनुष्य द्वारा चयनात्मक प्रजनन और कृषि जानवरों की परवरिश की प्रथा को क्या कहते हैं? पशुपालन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अगले क्वेश्चन में है इसमें दोस्तों राजस्थान में अब तक 6 सेज अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो इनमें से कौन सा सेज बीकानेर में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये कहा है ये बीकानेर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि कंप्यूटर जानकारी के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। इसमें दोस्तों वह कौन सी कंपनी है जो फायरफॉक्स व इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के लिए अपने फ्री एंटी फिशिंग टूल बार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें नेट क्राफ्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें और अगले क्वेश्चन में है इसमें दोस्तों कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं या अन्य कंप्यूटरों के साथ संपर्क बनाने के लिए डेटा उत्पादन करने का मार्ग प्रदान करता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आउटपुट डिवाइस। यानी कि ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने यानी कि उसे डेटा प्रदान करने का जो मार्ग है वो उत्पन्न करवाता है और उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा एक गूगल वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है क्रोम। यानी कि जो क्रोम का जो ब्राउजर है वह एक गूगल वेब ब्राउजर है। और दोस्तों इसमें अगला जो है क्वेश्चन है वो है एक्सेल 2010 में किस प्रकार का चार्ट विभिन्न डेटा सीरीज में अग्रग्रेड मूल्यों की तुलना करता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका रडार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें और इसमें पूछा गया है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब दोस्तों जो अंग्रेजी का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है और अंग्रेजी भाषा का इसमें दोस्तों जो पिछली बार है वो एक पैराग्राफ की तरह जो है दिया गया था और उसमें से कुछ जो क्वेश्चन है वो दिए गए थे कि इस पैराग्राफ में से जो आंसर है वो छांट करके लिखने हैं। लेकिन इस बार जो दोस्तों हाल ही में जो मेंटेनर का जो
एग्जाम्स हुआ था, जैसे फिटर का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, उसमें दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यानी कि उसमें जो है डायरेक्ट इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, और पिछली बार जो है वो पैराग्राफ का आया था। लेकिन इस बार आपको दोस्तों जो ग्रामर्स के जो क्वेश्चन है वो देख करके जाने हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, उसमें है दोस्तों कि किंग्स स्पीच इज लोडेड विथ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेटाफोर्स एंड पोइट्री, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, बराक ओबामा विल कोमेमोरेट द मार्च ऑन वाशिंगटन एट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लिंकन मेमोरियल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, टाइम मैगजीन इन 1963 एंटाइल्ड मार्टिन लूथर किंग एज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैन ऑफ द ईयर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ में से दिए गए हैं और इसी में से इसका जो राइट आंसर है वो छांट करके लिखना था, लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, यानी कि केवल और केवल सिंपल जो ग्रामर्स के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द हिस्टोरिक मार्च क्लेम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जॉब्स एंड फ्रीडम, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, और इसमें है दोस्तों द फ्रेज ऑन द हिल्स मीन्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्लोज बिहाइंड, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि हिंदी का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है और इसमें भी दोस्तों जो है पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ में से ये जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको ढूंढना है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बार जो हिंदी के सिंपल जो साधारण क्वेश्चन है वो ग्रामर में आ रहे हैं। फिर है दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ के हिंदी समकालीन कवि कौन थे, तो दोस्तों राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन दोनों को यानी कि समकालीन माना गया है और ये दोनों ही कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ कब कालरिज के संपर्क में आए, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 98 का जो क्वेश्चन है और इसमें है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के आप्त मित्र कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालरिज, ये इसके क्या थे, आप्त मित्र थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत, विलियम वर्ड्सवर्थ और कालरिज की काव्य विषय वस्तु किस पर ज्यादा आधारित होते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर है प्रकृति, यानी कि इनकी जो काव्य वस्तु है, काव्य विषय वस्तु है वो प्रकृति पर आधारित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी आयु में फ्रांस, इटली और अल्प्स पर्वत के पैदल यात्रा की थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20 साल, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने 20 साल की उम्र में फ्रांस, इटली और जो अल्प्स पर्वत है इन तीनों की क्या की थी, पैदल यात्रा की थी। तो दोस्तों ये था जो जेएमआरसी का ओल्ड पेपर इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर का, और दोस्तों इस तरह की जो क्वेश्चंस है वो जेएमआरसी मेंटेनर में आ रहे हैं और हो सकता है दोस्तों इसमें से जो टेक्निकल का और जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें से कई क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो सकते हैं। और जो रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे ओल्ड पेपर्स में से वापस रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्निकल का जो पार्ट है उसके लिए आपके लिए जो केवल और केवल टेक्निकल के जो क्वेश्चन है उसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि दोस्तों आगे आने वाले जो टेक्निकल के जो पार्ट की वीडियो है वो आप देख सको।